लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव बीजेपी के संगठन में। नितिन नवीन के बाद अब स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नितिन नवीन, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, बीजेपी की टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई और अब वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह बहुत बड़ा अपडेट आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी जो अपने मजबूत संगठन के लिए पूरे देश में जानी जाती है, और उसके संगठन की खासियत ये कि वसुंधरा राजे जिनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आप इन दोनों नामों को याद करिए और इनके राजनीतिक भूत में थोड़ा सा झांकिए, इनके राजनीतिक इतिहास में थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो इन दोनों नामों के नई जिम्मेदारी मिले जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, पिछली सरकार में बड़ा जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग स्मृति ईरानी के पास, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी के पास कोई विभाग नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। इस बीच भी स्मृति ईरानी सक्रिय रहती थी संगठन के, सरकार के कामों को लेकर, लेकिन अब स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी बतौर राष्ट्रीय महासचिव। और वसुंधरा राजे को आप याद करिए, राजस्थान का वो सबसे चर्चित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जिस चेहरे को लेकर संभावनाएं ये थी कि राजस्थान के कमान वसुंधरा राजे को सौंपी जाएगी, लेकिन वसुंधरा राजे की जगह राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई और आप उस तस्वीर को याद करिए जब बीजेपी विधायक दल की बैठक राजस्थान के अंदर थी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद थे। एक चिट्ठी वसुंधरा राजे के हाथ में सौंपी जाती है और उस चिट्ठी को खोलते ही उनके चेहरे का वो भाव आप याद करिए, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम नहीं था। लेकिन अब बीजेपी ने वसुंधरा राजे को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बतौर उपाध्यक्ष अब वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिम्मेदारियां संभालेंगी। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी संगठन में स्मृति ईरानी के भी कंधे पर। हरीश द्विवेदी को भी महासचिव बनाया गया है। बस्ती लोकसभा से सांसद रह चुके हैं हरीश द्विवेदी, इस बार चुनाव हार गए थे, लेकिन संगठन में बड़ा दायित्व तो हरीश द्विवेदी के पास हमेशा से रहा है। कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं और राज्यों के प्रभारियों के साथ अब महासचिव की जिम्मेदारी हरीश द्विवेदी के कंधे पर सौंपी गई है। बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती से ताल्लुक रखते हैं, संगठन में बड़ा पद। सर, अगर मैं आपसे बात करूं तो हरीश द्विवेदी की बहुत जिम्मेदारियां उन्होंने ग्राउंड पर संभाली हैं बीजेपी के संगठन में, और अब बड़ी जिम्मेदारी हरीश द्विवेदी के कंधे पर। हरीश द्विवेदी को महासचिव बनाया गया है और इस लिस्ट में विनोद तावड़े का भी नाम है, सुनील बंसल का भी नाम है, जिन्हें महासचिव बनाया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की नई टीम, जिस नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के कंधे पर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। गजेंद्र पटेल का भी नाम है, संजय भाटिया का भी नाम है, यानी वो तमाम नाम जिन्होंने बीजेपी के संगठन को, बीजेपी की सरकार को मजबूत करने के लिए अपना जीवन खपा दिया। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर हैं हमारे। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण ये संगठन की नई सूची और उन नामों को तवज्जो दी गई है जिन नामों ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आजीवन सेवा की है। संजय जी, देखिए, अगर आप इस लिस्ट को अगर पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे तो इस बार महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी बड़ी संख्या में पाएंगे। लगभग काफी सारे चेहरे बदल दिए गए हैं, सिर्फ केवल कुछ ही पुराने चेहरों को इस पर जगह दी गई है। लगभग बाकी सभी लगभग 80 से 90% चेहरे बदल दिए गए पुरानी टीम से। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से, जहां तक जनरल सेक्रेटरी की बात है, इस पे 3 से 4 अनुभवी लोगों को रखा गया है, जिसमें नाम है विनोद तावड़े का, जिसमें नाम है तरुण चुग का, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो टीम है जिसमें विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, इन लोगों को इसमें जगह दी गई है। तो ये इस तरीके से इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, अनुभवी के साथ में नए चेहरों को मौका दिया है। स्मृति ईरानी
यहाँ पर एक बड़ा नाम है जो जिनको फिर से संगठन में मौका दिया गया है। तो ये एक बड़ा नाम हो सकता है स्मृति ईरानी का, जिनको कि केंद्रीय मंत्री पहले रह चुकी थी। चुनाव हारने के बाद से लगभग परिदृश्य से गायब रही थी वो, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने उनका काफी उपयोग किया था। और हाल ही में भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने 2027 में, जिसमें स्मृति ईरानी का उपयोग किया जाना। तो स्मृति ईरानी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। महिला चेहरा है, बड़ा महिला चेहरा है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी के नाम देखें तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, ये दोनों पुराने अनुभवी थे। साथ ही साथ विप्लव देव, ये नए चेहरे इसमें शामिल हैं। स्मृति ईरानी महिला होने के कारण इसमें शामिल किया गया। सतीश पूनिया, ये राजस्थान के पुराने अनुभवी नेता हैं, अध्यक्ष भी रह चुके। वहां पर गजेंद्र पटेल, ये एक आदिवासी चेहरा, जी हाँ, गजेंद्र पटेल एक बड़ा आदिवासी चेहरा है बीजेपी का। उनको जनरल सेक्रेटरी बना करके बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है एसटी वर्ग से, ट्राइबल वर्ग से। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा संजय भाटिया हरियाणा से आते हैं, उनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया। इसके अलावा कई सारे, अनिल बलूनी के कंधों पर फिर से एक बार मीडिया की कमान दी गई है, उनके कंधों पर फिर से मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज बनाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लिस्ट को बैलेंस करने की कोशिश की है हमने। अगर उपाध्यक्ष की अगर लिस्ट देखें तो उपाध्यक्ष में भी सीनियर नेताओं के नाम है, चाहे वसुंधरा राजे का नाम बोले, तीर्थ सिंह रावत का नाम बोले, राम माधव का नाम बोले, विजन पांडे का नाम बोले, डी पुरंदरेश्वरी का नाम बोले, तो ये तमाम सीनियर नेताओं को उपाध्यक्ष में जगह दी गई है। साथ ही साथ लाल सिंह आर्य, जो कि बीजेपी के शेड्यूल कास्ट के कद्दावर नेता हैं, जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, उनको इसमें जगह दी गई है, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर नवाजा गया है। तो ये एक बड़ी लिस्ट है, बड़ी सूची है, जो कि बड़े फेरबदल के साथ में आज बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। नितिन नवीन की नई टीम, जिसका इंतजार लगभग पिछले 7 महीनों से हो रहा था, उसकी घोषणा आज बीजेपी ने कर दी है। संजय जी, कुल मिलाकर इस लिस्ट को देखकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस पूरी लिस्ट में उन तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा है, उन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा है, आपकी वरिष्ठता, आपका संगठन के प्रति समर्पण, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर फिर ये नई जिम्मेदारियां इन नामों को सौंपी गई हैं। संजय जी, देखिए, कई सारे मोर्चे पर इन सभी नेताओं को खरा उतरना पड़ा था। उसके बाद में इनको नई टीम में शामिल किया गया। सबसे पहली बात थी क्षेत्रीय समीकरण, दूसरी जो बात थी वो थी कास्ट इक्वेशन, यानी कि सोशल इक्वेशन बीजेपी मजबूत रखना चाहती थी। तीसरा जो उन्होंने इक्वेशन देखा था वो था चुनावी राज्यों वाला समीकरण, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने, तो हरीश द्विवेदी को प्राथमिकता दी गई, ब्राह्मण चेहरा है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी यूपी से आती हैं, यूपी से चुनाव लड़ती रही, अमेठी से चुनाव लड़ा उन्होंने, एक बार राहुल गांधी को हराया, एक बार राहुल गांधी से फिर से हारी चुनाव वो। लेकिन हमने देखा किस तरीके से स्मृति ईरानी को फिर से बीजेपी ने संगठन में वापसी कर रही है, मजबूती के साथ वापसी कर रही है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा हमने देखा हिमांग जोशी, जो कि गुजरात से आते हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई जहां पर कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने। तो ये सारी की सारी जो समीकरण जो रचे गए थे, उसमें ताना बाना इस तरह से था कि नितिन नवीन चूंकि खुद युवा चेहरा है, 45 वर्ष की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो उनके नेतृत्व में बीजेपी को युवा टीम भी देनी थी, अनुभवी चेहरों को भी शामिल करना था, और साथ ही साथ में ऐसे नेताओं को भी जगह देनी थी जो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, महिला मोर्चा से, महिला वर्ग से भी आती हैं, और साथ ही साथ युवा वर्ग से भी आते हैं। तो सभी को इस तरह से जगह दी गई है। संजय जी, इस लिस्ट को आपने बहुत ध्यान से देखा, पढ़ा और हमारे दर्शकों को समझाया भी। आपको इस पूरी लिस्ट में कुछ नाम ऐसे जो सरप्राइजिंग लगे हों, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है इन तमाम जिम्मेदारियों के मामलों में, कोई ऐसा नाम जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा हो? देखिए, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था इस पे। जैसे विप्लव देव को भी अगर जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तो पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के जब नामों की जब चर्चा हो रही थी, 45 से 50 की उम्र के नामों के जब नाम मांगे गए थे इस आयु वर्ग के, तब भी विप्लव देव का नाम उसमें से एक आया था। तभी ये तय हो गया था कि विप्लव देव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो बीजेपी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, तो उनको अब जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। स्मृति ईरानी पहले केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। चुनाव हारने के बाद में ये माना जा रहा था कि बीजेपी उनको संगठन में लाएगी। हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि वो
वो संगठन की बजाय वो अपने बॉलीवुड में ज्यादा काम करना चाहती है, लेकिन फिर से उन्होंने खुद ने बीजेपी संगठन में काम करने की इच्छा व्यक्त की, उनको संगठन में जगह दी गई, उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा हमने विनोद तावड़े, सुनील बंसल का पहले से जनरल सेक्रेटरी बना जाना तय माना जा रहा था। इसके अलावा सतीश पुनिया राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष रहे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता है, राज्यसभा सांसद भी बनाया बीजेपी ने उनको, और जनरल सेक्रेटरी से पद से भी नवाजा गया है। तो उनका आना, ये आप कह सकते हैं कि राजस्थान को मजबूती से जगह प्रदान की गई है। जाति समीकरण का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि राजस्थान की जब बात होती है तो वहां पर जाट, गुजर, ब्राह्मण, इन तीनों का तालमेल, इन तीनों का समीकरण, सोशल समीकरण देखना पड़ता है। वहां पर ब्राह्मण को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। हमने देखा भजन लाल शर्मा जो कि ब्राह्मण नेता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। मदन लाल राठौर जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो उनको बीजेपी ने जो कमान दी है, प्रदेश संगठन की कमान दी है। सतीश पुनिया जो कि जाट वर्ग से आते हैं, उनको बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री बना करके नेशनल टीम में भेज दिया है। साथ ही साथ हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा चेहरा है यूपी के, और आने वाले कुछ ही दिनों में यूपी के चुनाव हम देखेंगे। फरवरी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने 2027 में। हरीश द्विवेदी को उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भी के आप कह सकते हैं कि हरीश द्विवेदी को ये बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी। इसके अलावा एक और नाम संजय भाटिया, आप कह सकते हैं कि ये सरप्राइज एलिमेंट का आप जो कह रहे थे वो ये हो सकता है। हरियाणा से आते संजय भाटिया, लेकिन बीजेपी ने उनको आश्चर्यजनक ढंग से सीधे राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। संजय जी, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर आप याद करिए, जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की थी, बाकायदा बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद जब एक पर्ची उनके हाथ में थमाई गई और उनके चेहरे का वो एक्सप्रेशन याद करिए, उस बीच ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी यहीं से दरकिनार कर दे, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर सौंपी गई है। संजय जी, देखिए, वसुंधरा राजे, आप उनको कुछ भी कहें, लेकिन उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे इस समय बहुत बड़ा चेहरा है, उनको बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। इग्नोर करेगी तो उसको जबरदस्त खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी इस बात को लगातार जानती है, इसीलिए बीजेपी ने हमेशा वसुंधरा राजे को हमेशा पार्टी के साथ में रखने की कोशिश की है। हमने देखा था पिछली टीम में भी बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया गया था, इस टीम में भी वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया। तो बीजेपी ने कभी भी वसुंधरा राजे को कभी भी नाराज नहीं होने दिया, नाराज होने का मौका नहीं दिया। हालांकि वसुंधरा राजे खुद सीएम बनना चाहती थी, किसी और को सीएम नहीं बनाना चाहती थी, या सीएम पद को अपने किसी समर्थक को देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी में पीढ़ीगत परिवर्तन होते रहे हैं। तो वसुंधरा राजे को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ी इस बात को कि पीढ़ीगत परिवर्तन बीजेपी का यह ट्रेंड है, और बीजेपी इस बात को स्वीकारती है कि एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, तो दूसरी पीढ़ी को कमान देनी पड़ती। तो वसुंधरा राजे अब ओल्ड एज हो चुकी हैं, उनका समय जा चुका है, तो बीजेपी ने उनको वरिष्ठ नेताओं की सूची में डाल दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, उनका मान सम्मान जरूर बना के रखा है। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, तो राजस्थान में वसुंधरा राजे का अपना ओरा है, और उसको बीजेपी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। संगठन के तौर पर, मजबूती के तौर पर, संजय जी, अगर मैं आपसे पूछूं ये लिस्ट, व्यक्तिगत तौर पर आप इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बीजेपी की लिस्ट बीजेपी के भविष्य को, बीजेपी के संगठन को आने वाले वक्त में और ज्यादा मजबूत करेगी, और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जीत के उस क्षेत्र का विस्तार करेगी जो विस्तार लगातार हो रहा है? संजय जी, देखिए, बीजेपी में जो सबसे जो क्रूशियल जो बात होती है, वो होती है, जो मैटर करती है, वो होती है नेशनल जनरल सेक्रेटरी। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के सबसे मोस्ट पावरफुल होते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में। ये वो पद है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां संभालते हैं बीजेपी के संगठन के लिहाज से। तो हमने देखा किस तरीके से विनोद तावड़े, सुनील बंसल, सतीश पुनिया और साथ ही साथ विप्लव कुमार देव, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो कि संगठन की बड़ी जिम्मेदारियां पहले भी संभाल चुके थे। विप्लव देव त्रिपुरा के अध्यक्ष भी रहे, हमने देखा था हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी रहे थे, सह प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया था। सतीश पुनिया उस समय चुनाव प्रभारी हुआ करते थे हरियाणा के। सतीश पुनिया और विप्लव देव दोनों ने हरियाणा के चुनाव में एक साथ काम किया था, और दोनों अब एक साथ राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नितिन नवीन के नई टीम में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं को दी गई है। लेकिन जनरल सेक्रेटरीज की अगर बात करें तो इसमें अभी भी सबसे ज्यादा दारोमदार होगा विनोद तावड़े पर, सुनील बंसल पर, विप्लव देव पर और सतीश पुनिया पर, क्योंकि अनुभव के लिहाज से ये काफी वरिष्ठ नेता है। इसके अलावा गजेंद्र पटेल की हम बात करें, हरीश द्विवेदी की बात करें,
और संजय भाटिया की अगर हम बात करें तो ये अभी नए चेहरे हैं, तो इनको अभी थोड़ा मौका मिलना बाकी है, इनको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। हालांकि हरीश द्विवेदी ने असम के प्रभारी के रूप में काम किया था असम विधानसभा चुनाव में, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो कि असम के सिटिंग मुख्यमंत्री थे। उनके हिसाब से उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया था, तो उस समय क्रेडिट हरीश द्विवेदी को तो नहीं मिल पाया, लेकिन हरीश द्विवेदी ऊपर बीजेपी के हाईकमान के चहेते माने जाते हैं, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ब्राह्मण नेता हैं, तो इस लिहाज से उनको इस सूची में स्थान दिया गया। और हरीश द्विवेदी का संजय जी आप जिक्र कर रहे हैं, बस्ती लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बस्ती समेत पूर्वांचल के क्षेत्र में हरीश द्विवेदी का प्रभाव भी बहुत शानदार है। बतौर ब्राह्मण नेता वो बीजेपी का, जैसा कि आपने बताया, असम के प्रभारी उनको नियुक्त किया गया था, शानदार जीत हुई। हेमंता बिस्वा शर्मा का उसमें जरूर बड़ा रोल था, लेकिन हरीश द्विवेदी के भी उस रोल को इग्नोर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और अब उनके कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के अगर मैं आपसे संगठन की बात करूं तो बीजेपी अपने पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबको इतनी खूबसूरती से पिरोती है कि बीजेपी का संगठन बीजेपी को बाकी की तमाम पार्टियों से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देता है, और कुछ वैसा ही ये लिस्ट जो अब बीजेपी की नई आई है संगठन को लेकर। देखिए, बीजेपी की लिस्ट बड़ी अलग है। जो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसमें कईयों के कयास फेल हुए होंगे। हमने देखा था कई लोगों, चाहे अखबारों की बात करें, चाहे टीवी चैनलों की बात करें, कई लोग अलग अलग लिस्ट, अलग अलग नाम चला रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ ही नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। कई सारे नाम अनएक्सपेक्टेड थे, उन नामों को भी इसमें शामिल किया गया। कई सारे एक्सपेक्टेड नाम थे। इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले खबर दी थी कि बीजेपी के 2 से 3 जो मौजूद जो इस टीम के जो बड़े चेहरे थे पिछली टीम के, वो इस टीम में भी बने रहेंगे। हमने तरुण चुग का नाम दिया था, विनोद तावड़े का नाम दिया था, साथ ही साथ सुनील बंसल का नाम दिया था। तो ये सारे के सारे चेहरे इस टीम में भी बने। हमने लाल सिंह आर्य का नाम दिया था, उनको भी बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। रेखा वर्मा का नाम दिया था हमने, उनको भी बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के रखा है। तो ये सारे तमाम नाम बीजेपी के जो थे, वो इंडिया न्यूज़ पर के दर्शकों को हम पहले भी बता चुके थे। लगभग वो उसी तरीके के लिस्ट हमारे सामने आई है। हालांकि कुछ अनएक्सपेक्टेड नाम जरूर हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी का ट्रेंड यही है, अनएक्सपेक्टेड ही चीजें सामने आती है। कई बार अप्रत्याशित चीजें सामने लाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही रिवाज है कि अप्रत्याशित चीजें ही सामने लाया करते हैं। और संजय जी, बिल्कुल आपने जैसा जिक्र किया कि उन तमाम संभावित नामों को जिनको इंडिया न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों तक बता रहा था, पहुंचा रहा था, लेकिन आपकी नज़र में, आपके जहन में कोई ऐसा नाम जिसको उम्मीदें बहुत सारी हों लेकिन इस लिस्ट में उनके हाथ खाली हैं? कोई ऐसा बड़ा नाम? देखिए, जिनके हाथ हमको खाली लग रहे हैं उनके हाथ खाली नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, रिशफल होने वाला, जिसमें उनको जगह दी जा रही है। अगर हम बात करें अनुराग ठाकुर की, जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, तो आप तय मान के चलिए कि मोदी सरकार में वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम हम आपको बता रहे हैं वीडी शर्मा का, जिनका नाम इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वीडी शर्मा मोदी सरकार के अगले भावी होने वाले कैबिनेट फेरबदल में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये हम आपको ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है, वो मोदी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। और मोदी सरकार का रिशफल बहुत जल्दी होने वाला है, और ये पहले से तय था कि पहले नई टीम का ऐलान होगा नितिन नवीन के, उसके बाद ही मोदी सरकार में रिशफल होगा। तो अब आप मान के चलिए कि मोदी सरकार में रिशफल कभी भी बहुत जल्दी, वेरी सुन देखने को मिलेगा। यानी संजय जी, कहा जा सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन से आप जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से अगर आप जुड़े हैं और आप लगातार निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, तो बीजेपी उसका नतीजा, बीजेपी उसका रिजल्ट आपको जरूर देती है। बिल्कुल, बीजेपी का यही ट्रेंड रहा है, चाहे इसीलिए कोई भी कार्यकर्ता लगा रहता है, वो दिन रात काम करता है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, और बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के जिले से लेकर के प्रदेश, उसके बाद में फिर राष्ट्रीय स्तर पे काम करने का मौका किसी किसी को मिल पाता है। लेकिन जो कार्यकर्ता लगा रहता है दिन रात पार्टी के लिए, पार्टी भी उसकी चिंता करती है, और उसको उसकी चिंता कहां तक करती है, हमने देखा एक चाय वाले को बीजेपी ने प्रधानमंत्री बना दिया देश का। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी को हम देखते थे, तो वो एक मामूली शिक्षक के बेटे थे, वो मामूली शिक्षक के बेटे को बीजेपी ने अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, बाकी दूसरी पार्टियों में ऐसा होना संभव नहीं है। और संजय जी, आप भी ऐसे कई नामों को, ऐसे विधायकों, सांसदों को जानते होंगे, मंत्रियों को जानते होंगे, जिन्होंने आपकी जानकारी में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दरियां बिछाई हैं मीटिंग के दरमियान, और आज वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। जी देखिए, ऐसे एक नहीं है, ऐसे हजारों कार्यकर्ता, हजारों नेता मिल जाएंगे हमको, जिन्होंने पार्टी में बिल्कुल छोटे निचले स्तर पे काम किया था, लेकिन वो आज बड़े बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। विप्लव देव एक सहायक के रूप में काम किया करते थे कभी, बाद में बीजेपी ने उनको सीधे सीधे त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना दिया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बाद में बीजेपी ने उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया, उसके बाद में बीजेपी ने सीधे उनको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बड़े छोटे लेवल से काम शुरू किया था उन्होंने, अभी भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप के बतौर काम कर रहे थे, और साथ ही साथ बिहार में एक मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि नितिन नवीन का नाम आ जाएगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन बीजेपी ने ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय बना दिया जिसका नाम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी में संभव है, बाकी किसी पार्टी में संभव नहीं हो सकती ऐसी चीजें। और संजय जी, बिल्कुल शानदार चुनाव जीतने के बाद आप 5-6 राज्यों का अगर पिछला मैं आपसे जिक्र करूं, ये कयास लगाए जा रहे थे, हम टेलीविजन पर नाम चला रहे थे, लोग कयास लगा रहे थे, बाकायदा ग्राफिक्स चल रहे थे कि इनको मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है। अब फिलहाल 2 नाम रेस में बहुत आगे हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम राज्यों में एक ऐसे नाम को लेकर सामने आई जो नाम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में दूर दूर तक कहीं नहीं थे, और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ बीजेपी में चल रहा है। बीजेपी में अलग ही ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। हमने देखा मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, दिल्ली में रेखा गुप्ता, गुजरात में हमने देखा था भूपेंद्र पटेल। ये ऐसे नाम थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, जिसको कि लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उत्तराखंड में हमने देखा पुष्कर धामी चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया। तो ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी थी, देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री इस बार वही बनने वाले हैं, और मुझे याद है मैं उनके शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन के अंदर ही था। बाकायदा कुर्सी एक लगी थी, उसके बाद दूसरी कुर्सी लगाई गई और नाम शिंदे का जो है वो ले लिया गया बतौर मुख्यमंत्री। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था, और वो नाराज भी रहे थे इस दरमियान। देखिए, एकनाथ शिंदे को पहले दिन से पता था कि बीजेपी उनको सीएम बनाने नहीं जा रही। उन्होंने इस बात की नाराजगी भी दिखाई थी, लेकिन बीजेपी के पास पहली बार इतना बड़ी संख्या में मैंडेट मिला था बीजेपी को, भारी संख्या में सीटें बीजेपी को मिली थी, और बीजेपी ये मौका खोना नहीं चाहती थी। बीजेपी ये मौका हासिल करना चाहती थी। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, पहली बार बीजेपी ने अपना सीएम बनाया देवेंद्र फडणवीस को, और इस बार एकनाथ शिंदे को मनाया, समझाया कि आपके बिना भी सरकार बन सकती, चल सकती है, लेकिन आप भी साथ में रहोगे तो गठबंधन धर्म मजबूत रहेगा। गठबंधन के धर्म के साथ में बीजेपी काम करना चाहती है। आप एनडीए के साथ में रहिए, आप शिवसेना के रूप में रहिए। तो उसके बाद में एकनाथ शिंदे माने, लेकिन आज भी उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के बनी हुई है कि मुख्यमंत्री के बतौर उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन बीजेपी ने उनको इस बार डिप्टी सीएम बनाया। सीएम की जगह डिप्टी सीएम बनना आज भी एकनाथ शिंदे को स्वीकार्य नहीं है। हालांकि बने हुए जरूर है, लेकिन नाराजगी अभी भी बरकरार। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये भी समझना होगा बीजेपी जिस अनुशासन के साथ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आप टिकट दीजिए ना दीजिए, आप उससे जब भी सवाल पूछेंगे तो ये कहेगा कि पार्टी, जितना भी बड़ा नेता मैंने देखा, आप पूछिए कि आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये साफ तौर पर ये कहते हैं कि पार्टी जो भी आदेश देगी मुझे स्वीकार होगा, और अगर उसके बाद उन्हें टिकट ना भी दिया जाए तो वो लगकर प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, और पार्टी के हित में जो है वो एक अनुशासनात्मक कार्यकर्ता के रूप में जुटे रहते हैं। ये सबसे बड़ी मजबूती मुझे लग रहा है बीजेपी की है, जो बीजेपी आज देश के अंदर इतनी बड़ी पार्टी, विश्व के अंदर इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये अनुशासन जो है। संजय जी, देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी, बीजेपी को अगर आप पूरी उसकी ताकत देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी पूरी की पूरी शक्ति जो है वो संगठन बेस्ड है। यानी कि बीजेपी सबसे पहले शुरुआत कहां से करती है कि अगर कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीतने की शुरुआत करेगी तो वो नेता के नाम से करेगी, लेकिन बीजेपी की शुरुआत होती है उसके मतदान बूथ से, पोलिंग बूथ से उसकी शुरुआत होती है। जिसका बूथ सबसे मजबूत, अपना बूथ सबसे मजबूत, ये बीजेपी का स्लोगन होता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बूथ के वर्कर्स को संबोधित करते हैं, उसके बाद में फिर बारी आती है
पन्ना प्रमुखों की, यानी कि हर पन्ना प्रमुख के पास में 100 नाम होते हैं, जिस पर कि हर व्यक्ति जिम्मेदारी से जाता है, उन 100 नामों को ट्रेस करता है और 100 नामों की जिम्मेदारी लेता है उनके वोट डलवाने की। बीजेपी की शुरुआत वहां से होती है, वहां से वो अपने वर्कर को तैयार करती है, खड़ा करती है, वहां से फिर उसको लेकर के आती है मंडल में, मंडल से लेकर के आती है जिले में, जिले से लेकर के आती प्रदेश में, प्रदेश से फिर राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आती है। तो ये बीजेपी के इतने सारे जो मुकाम हैं, जो इन सारे मुकामों को पार कर पाता है, वो फिर बीजेपी में एस्टेब्लिश हो पाता है। तो इसके लिए कार्यकर्ता को निचले लेवल से शुरुआत करनी पड़ती है, कई सारे वर्गों से उसको शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो इस पद तक पहुंच पाता है। और संजय जी, कई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने अखिल भारतीय एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और आज इसी पार्टी में बहुत शीर्ष पर बैठे हुए हैं। वो तमाम नेता जिन्होंने संघर्ष किया वो बहुत शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया वो बहुत शीर्ष पर इस पार्टी में बैठे हुए हैं। देखिए, किसी और नेता की हम बात क्यों करेंगे, हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करेंगे तो वो एबीवीपी से आए हुए थे। और खाली अमित शाह नहीं, कई सारे नेता ऐसे हैं जो कि एबीवीपी से निकल करके आए। इसके अलावा कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकल के आए, जो बीजेपी की युवा इकाई है। चाहे हम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो युवा मोर्चा से निकल करके आए। जेपी नड्डा पहले एबीवीपी के अध्यक्ष थे, एबीवीपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, वहां पे एबीवीपी में पैनल लड़ाते थे। उसके बाद में हम अनुराग ठाकुर, कई सारे ऐसे नेता, चाहे अब जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, चाहे अमित शाह की बात करें, कई सारे ऐसे नेता जो कि यूपी से निकल करके वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो ये जो मुकाम हासिल किया उन्होंने, और उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत करी। और सिर्फ वही नहीं, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे और अन्य नेताओं की बात करें, स्टेटों में भी अगर हम बात करें तो वहां भी लीडरशिप बीजेपी की छात्र नेताओं से निकल करके ऊपर तक पहुंची। संजय जी, मैं इस लिस्ट पर लगातार अपनी नज़र जो है वो दौड़ा रहा था। इस लिस्ट में तमाम नाम हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जातिगत समीकरण बीजेपी ने कैसे इस लिस्ट के जरिए साधने की कोशिश की है, इसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन क्षेत्रगत समीकरणों की मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, आंध्रा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि इन तमाम राज्यों से पिरोकर बीजेपी ने संगठन की एक ऐसी माला बनाई है जो माला आने वाले वक्त में बीजेपी को इस देश में और मजबूत करने वाली है, खासतौर पर संगठन के मामले में। इस क्षेत्रीय समीकरण को थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप समझाएं। देखिए, बीजेपी ने क्षेत्रीय संगठन को, क्षेत्रीय समीकरण को भरपूर तरह से साधने की कोशिश की है। हमने राजस्थान से देखा तो राजस्थान से बीजेपी ने वसुंधरा राजे को लिस्ट में तरजीह दी है, उसके बाद में सतीश पुनिया को तरजीह दी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आदिवासी चेहरा गजेंद्र पटेल को साधा है, उनको ट्राइबल चेहरे को उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव बना करके साधने की कोशिश की है। इसके अलावा कविता पाटीदार महिला चेहरा, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया बीजेपी ने। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां से विनोद तावड़े को लाया गया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, पहले भी राष्ट्रीय महासचिव थे। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी से हरीश द्विवेदी को लाया गया है। इसके अलावा सुनील बंसल को हालांकि कुछ लोग यूपी का मानते हैं, कुछ लोग राजस्थान का मानते हैं, लेकिन उनको दिल्ली से जगह दी गई है। ये अपने आप में सरप्राइज बात है। जी बोलिएगा सर, बोलिएगा। जी हाँ, राजस्थान के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पे काम किया है, और लेकिन उनका जब लिस्ट पे आया तो उनके नाम के आगे दिल्ली लिखा हुआ है। इसके अलावा विप्लव देव की बात करें तो त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो चेहरा होंगे वो विप्लव देव होंगे संगठन में बीजेपी के। इसके अलावा स्मृति ईरानी को भी यूपी से लाया गया, यानी जो आप देखेंगे तो यूपी अभी भी भारी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश भारी पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, ये तीन बड़े नेता, तीन जनरल सेक्रेटरी बीजेपी की नई लिस्ट में शामिल है। यानी कि संजय जी, कहा जा सकता है कि आगामी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इन राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में कैसे संगठन के बड़े नेताओं को जोड़ा जाए, संगठन के बड़े नेताओं को संगठन में बड़ी जगह दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरे तो किसी भी तरीके का विपक्ष को मौका ना मिल पाए भागने का, बचने का।
देखिए, विपक्ष पर हमलावर रहती है बीजेपी। बीजेपी अपने काम के दम पे जाती है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे जाती है, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है कि अपने काम पर, अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पर बीजेपी भरोसा करती है, और वही बीजेपी की चुनाव में नैया को पार लगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा जरूर होते हैं, लेकिन पूरी की पूरी ताकत जोगता है वो बीजेपी का कार्यकर्ता। आम कार्यकर्ता बीजेपी की ताकत बनता है। तो बीजेपी का जो पूरा भरोसा होता है अपने कार्यकर्ता पर होता है, अपने संगठन पर होता है, और संगठन की शक्ति के अनुसार वो अपना काम करते हैं, उसी के ताकत पर वो चुनाव भी जीतते हैं। संजय जी, एक सवाल में विपक्ष का लगातार हम और आप जिक्र अब शुरू हो चुका है, तो विपक्ष के नेता जो कयास लगाते होंगे कि बीजेपी के संगठन में किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती होगी, लेकिन उन कयासों से बहुत तर ये लिस्ट विपक्ष के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगी। देखिए, विपक्ष को अभी भी इस लिस्ट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो जो ये जानते हैं कि अभी फिलहाल उनकी जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से। उनको ये भी पता है कि बीजेपी में असली ताकत कहाँ है। तो ये लिस्ट जरूर है, लेकिन ये सारी की सारी जो लिस्ट है, लिस्ट के सारे नाम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में ही काम करना होगा उनको। तो उनके लिए लिस्ट के नाम कोई ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये जरूर जानते हैं कि उनकी लड़ाई किससे होनी है। उनकी सीधी सीधी लड़ाई होनी है मोदी और अमित शाह से। तो उनको ये बात भी पता है कि इतने चुनाव में लड़ाई सीधी सीधी अमित शाह और मोदी से हो रही है, आगे भी लड़ाई उन्हीं से होगी। और पार्टी के चेहरे पर जब किसी भी चुनाव में पूछिए सवाल कि किसके चेहरे पर लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेगा, कमल के निशान का नाम लेगा, और इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं आता। और ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। सर, मैं अनिल बलूनी के जो इतिहास है, उनका राजनीतिक सफर है, उसके बारे में अपने दर्शकों को लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अनिल बलूनी की जिम्मेदारी जो है वो रिपीट की गई है। इस लिस्ट में आपको कितने नाम ऐसे नजर आ रहे हैं जिनकी जिम्मेदारियां या तो रिपीट की गई हैं या तो बदल कर उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी गई हैं, बलूनी के अलावा? देखिए, अनिल बलूनी को रिपीट किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पिछले लगभग 10 से 12 साल से वो बीजेपी की मीडिया सेल में काम कर रहे हैं, मीडिया कन्वीनर के रूप में काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। तो लंबा समय हो चुका था अनिल बलूनी को। इस बार वो इंतजार कर रहे थे कि मोदी सरकार में उनको जगह मिलेगी, लेकिन फिर से उनको बीजेपी की नई टीम में भी उनको मीडिया की जिम्मेदारी दी गई। तो इसका मतलब है कि फिर से अनिल बलूनी मोदी सरकार में आने से वंचित रह गए अनिल बलूनी। लेकिन इसके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल, तरुण चुग, ये ऐसे नाम है जो कि पिछली टीम में भी मौजूद थे, इस टीम में भी मौजूद रहेंगे। संबित पात्रा, नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी उनके पास पिछले कार्यकाल में भी थी। जब हमने कार्यकाल देखा था जेपी नड्डा का, उसमें भी ये थे। तो ये इस कार्यकाल में भी उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। महेंद्र पांडे बीजेपी के ऑफिस इंचार्ज पहले भी थे, अभी भी बने रहेंगे। इसके अलावा एक नया नाम हम आपको जिक्र करना भूल गए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया है। ये काफी सरप्राइज नाम है। हालांकि कई लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या पीयूष गोयल मंत्री पद छोड़ करके, मंत्री पद से क्या उनको संगठन में लाया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी पीयूष गोयल ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि पुराने नाम कौन कौन से थे। तो इसमें हम आपको बताते हैं, बीएल संतोष जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, पिछली सूची में भी थे, इस सूची में भी उनका नाम है। बीजेपी के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी 2 नाम थे पिछली बार भी, शिव प्रकाश और सौदान सिंह, इस लिस्ट में भी उनके दोनों के नाम है। तो ये दोनों के दोनों ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी इस सूची में भी बने रहेंगे। वसुंधरा राजे पिछली बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, इस बार भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। विजेंद्र जय पांडा, ये पिछली सूची में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, इस सूची में भी उनका नाम मौजूद है, ये भी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा रेखा वर्मा, इनका भी नाम था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में, वो भी उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। ये सारे के सारे वो नाम है कि जो कि पिछली सूची में शामिल थे। लाल सिंह आर्य जो कि पिछली सूची में एससी मोर्चा के अध्यक्ष थे, इस बार उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया। तो ये वो नाम थे कि जो पिछली सूची में भी थे और इस सूची में भी उनके नाम शामिल है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है संजय जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिन समीकरणों को बीजेपी ने साधा है, क्षेत्रीय हो, जातिगत हो, आने वाले विधानसभा चुनावों का मैं आपसे लगातार जिक्र कर रहा हूं, यानी कि कुल मिलाकर ये बीजेपी की संगठन की नई लिस्ट, इसको एक शब्द में मैं अगर परफेक्ट कहूं तो शायद मैं गलत नहीं हूं।
देखिए, बीजेपी ने इस सूची को बनाने के लिए काफी लंबी मशक्कत की, काफी मेहनत की है। कई स्तरों पर इसको क्रॉस चेक हुआ, कई स्तरों पर इसको बार बार रिव्यू किया गया। आरएसएस से परमिशन ली गई, कभी कहीं से कंसेंट ली गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार कंसेंट ली गई, तब जाकर के लिस्ट रिलीज की। इस लिस्ट को बनने में 7 महीने लगे। आप समझ सकते हैं 7-8 महीने का दौर क्या होता। दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे नितिन नवीन। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का नाम उनका तय हो चुका था। जनवरी में उनकी ताजपोशी कर दी गई थी और ये साल का 8वां महीना चल रहा है, यानी कि लगभग 9 महीने का समय। 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, 9 महीने के बाद में बच्चा जन्म ले लेता है। तो पूरे के पूरे 9 महीने लगा दिए बीजेपी ने इस नई लिस्ट को तैयार करने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप याद करिए, नितिन नवीन का जब दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में स्वागत हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए कुर्सी छोड़ी थी, उनको कुर्सी पर बाकायदा बिठाया था। जब मंच पर वो पहुंचे थे तो अपने गले में पहनाई जाने वाली माला नितिन नवीन के गले में पहना दी थी। और एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान अगर आप संगठन के स्तर पर देते हैं, पार्टी के स्तर पर देते हैं, तो संजय जी ये बहुत बड़ा मैसेज सिर्फ उस कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे देश के लिए है, आपके छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए है जो जी जान से आपकी पार्टी के साथ लगा हुआ है और आपके संगठन को मजबूत करने के लिए वो दिन रात एक कर रहा है। देखिए, नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब उनका कद काफी बड़ा नहीं था पार्टी में। वो काफी छोटे लेवल पर काम कर रहे थे पार्टी में, संगठन में काम कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के बतौर काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी में उनका दर्जा बहुत बड़ा नहीं था। कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे या बनेंगे या उनके अंडर में किस तरह से काम किया जाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जिम्मेदारी ली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा कि